नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन आरसीसी पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर कॉलम्स एंड फुटिंग। ठीक है, तो कॉलम्स क्या होता है। कॉलम इज डिफाइंड एज वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर विच कैरी एक्सियल लोड। कॉलम एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है जिस जो एक्सियल लोड कैरी करता है। ठीक है, शॉर्ट कॉलम फेल इन कंप्रेशन वाइल लॉन्ग कॉलम फेल इन बकलिंग। ठीक है, शॉर्ट कॉलम जो है वो कंप्रेशन में फेल हो जाता है, जबकि लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम सबसे पहले बेस्ड ऑन शेप। शेप के बेसिस पे कितने तरह के कॉलम होते हैं। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर और पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन मतलब ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल कॉलम। ठीक है, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम क्या है। स्लेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, अगर स्लेंडरनेस रेशियो लेस और इक्वल टू 3 है तो कॉलम जो है वो क्या है, पेडेस्टल। इफ स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर और इक्वल टू 2 देन कॉलम इज लॉन्ग कॉलम। और स्लेंडरनेस रेशियो 3 और 12 के बीच में है तो शॉर्ट कॉलम। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है। अब एक नोट है वो देख लेते हैं। इफ द कॉलम इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड थ्रू आउट इट्स लेंथ देन इट्स स्लेंडरनेस रेशियो विल बी 0। अगर कॉलम सारे साइड से सपोर्टेड है, ठीक है, तब जो इसका स्लेंडरनेस रेशियो होगा वो 0 हो। ठीक है, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लोडिंग कितने तरह के कॉलम होते हैं। एक्सियली लोडेड कॉलम एंड इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ लेटरल रीइंफोर्समेंट कितने तरह के कॉलम होते हैं। बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ लेटरल रीइंफोर्समेंट, सबसे पहले टाइड आरसीसी कॉलम, दूसरा स्पाइरल आरसीसी कॉलम। ठीक है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। मिनिमम इसेंट्रिसिटी फर्स्ट फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये मिनिमम कितना होगा। ये मिनिमम होगा मैक्सिमम ऑफ L0/500 प्लस बी और D/30 एंड 20 mm। ओके, ये है मिनिमम इसेंट्रिसिटी किसके लिए, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। इसको ध्यान रखना है। वेट अ सेकेंड। ओके, नोट है फॉर एनी कॉलम इफ द लेटरल साइज बी इज लेस देन 400 mm इट्स मिनिमम एसेंट्रिसिटी विल बी मोर देन 0.05 D। ठीक है, किसी भी कॉलम के लिए अगर लेटरल साइज 400 mm से कम होती है तो उसकी मिनिमम एसेंट्रिसिटी जो होगी ई मिनिमम ग्रेटर दैन 0.05 D। ठीक है, नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये था रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। अब बात करते हैं नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मिनिमम एसेंट्रिसिटी कितनी होगी। इट इज़ मैक्सिमम ऑफ L0/300 एंड 20 mm में जो भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसमें क्या था, L0/500 प्लस बी और D/30 एंड 20 mm में जो मैक्सिमम होगा। नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन में ये मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम ऑफ L0/300 और 20 mm में जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, बी क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, L0 है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, अब एक नोट है उसकी बात करते हैं। मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ शुड नॉट बी लेस दैन 20 mm इन एनी केस। जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी है वो किसी किसी भी केस में 20 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट फॉर कॉलम्स। लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की बात करें तो मिनिमम 0.8% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम इतना रीइंफोर्समेंट देना। ठीक है, मतलब 0.8% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ग्रॉस एरिया 0.8% ग्रॉस एरिया का मिनिमम प्रोवाइड करना है। ठीक है, कॉलम में मैक्सिमम मैक्सिमम 6% मैक्सिमम 6% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया प्रोवाइड करना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। कंक्रीटिंग प्रॉब्लम में जनरली जो मैक्सिमम लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 4%। ठीक है, इट इज जनरली 4% टेकन ड्यू टू कंक्रीटिंग प्रॉब्लम की वजह से। पेडेस्टल विद प्लेन कंक्रीट 0.15% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया। अगर पेडेस्टल है विद प्लेन कंक्रीट तब कितना लेंगे, 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, एंड मिनिमम डाया 12 mm लेंगे। ठीक है, मेन बार की जो डाया होगी कितनी होगी, 12 से 50 mm। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ओके, अब एक नोट है वो देखते हैं। इफ द साइज ऑफ कॉलम इज रिड्यूस्ड अबव फ्लोर, अगर इफ द साइज ऑफ द कॉलम इज रिड्यूस्ड अबव द फ्लोर देन द मेन बार ऑफ द कॉलम कंटिन्यूज अप और बेंड इनवर्ट्स एट द फ्लोर लेवल और स्टॉप जस्ट बिलो द फ्लोर लेवल एट सेपरेट लैब पास। ठीक है, तो क्या नोट है, अगर साइज ऑफ कॉलम अब बार से रिड्यूस्ड है
फ्लोर से अब पे, ठीक है, तब जो मेन बार्स है कॉलम्स का कंटिन्यू रहेगा। अब कंटिन्यू रहेगा अब मतलब कंटिन्यू रहेगा, या कि उसको बेंड करेंगे इनवर्ट एट द फ्लोर लेवल, या कि वहीं पे रोक देंगे जस्ट बिलो द फ्लोर लेवल, और लैब बार्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है। इफ द साइज ऑफ द कॉलम इज reduced above द फ्लोर, देन द मेन बार्स ऑफ द कॉलम कंटिन्यूज अप और बेंड एट द फ्लोर लेवल और स्टॉप जस्ट बिलो द फ्लोर लेवल एंड सेपरेट्स लैब बार्स, ठीक है। ओके, फिर है मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन कॉलम। कॉलम में कितने नंबर मिनिमम नंबर बार होते हैं? रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम 4 नंबर ऑफ बार्स होने चाहिए। सर्कुलर कॉलम विथ हेलिकल रीइंफोर्समेंट में 6 नंबर ऑफ बार होने चाहिए। ऑक्टागोनल कॉलम में मिनिमम 8 नंबर ऑफ बार्स होने चाहिए। स्पेसिंग फॉर पेरीफेरी शुड नॉट बी ग्रेटर देन, स्पेसिंग पेरीफेरी की जो होगी वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो था लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। अब बात करते हैं किसकी? ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट की। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट देने का क्या पर्पस होता है? टू अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार एंड होल्ड देम इन देयर पोजीशन, ताकि लॉन्गिट्यूडनल बार की बकलिंग को अवॉइड किया जा सके और उसको ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट को मतलब बार्स को अपनी पोजीशन पे होल्ड रखा जा सके, ठीक है। और ये एक पर्पस है। दूसरा पर्पस क्या है? टू इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम अगेंस्ट शियर एंड टॉर्जन, ठीक है। कॉलम के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए शियर और टॉर्जन के अगेंस्ट, ठीक है, ताकि कॉलम में शियर और टॉर्जन ना लगे, उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। तीसरा कारण क्या है? ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ टाई बार्स एंड हेलिकल स्पाइरल बार। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट को टाई बार और हेलिकल या कि स्पाइरल बार के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। टाई बार क्या होता है? टाई बार होता है जिसका डाया शुड बी ग्रेटर टू मैक्सिमम ऑफ डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार बाई 4 एंड 6 mm, ठीक है। ये है टाई बार के केस पे कि जो डाया होगा वो मैक्सिमम होगा डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार बाई 4 एंड 6 mm का। ओके, अब बात करते हैं पिच की। पिच शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू मिनिमम ऑफ लीस्ट लैटरल डायमेंशन 16.5 एंड 300 mm, ठीक है। पिच जो है वो इससे कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम ऑफ लीस्ट लैटरल डायमेंशन 16.5 एंड 300 mm, इनमें से जो मिनिमम होगा, ठीक है। 5 क्या है? लॉन्गिट्यूडनल बार का डाया है, ठीक है। तो ये किसके लिए था? ये टाई बार के लिए था। अब हेलिकल बार के लिए देख लेते हैं। टाई बार के लिए क्या क्या था? डाया था। डाया जो है वो डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार बाई 4 और 6 mm से छोटा, जो इनमें से जो मैक्सिमम होगा उससे छोटा नहीं होना चाहिए। पिच जो है वो लीस्ट लैटरल डायमेंशन 16.5 और 300 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो अब हेलिकल और स्पाइरल बार की बात करते हैं। हेलिकल और स्पाइरल बार, इसमें जो डाया है वो मैक्सिमम ऑफ डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार 0.4 और 6 mm में जो मैक्सिमम है उससे वो नहीं होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। पिच की बात करते हैं। जो मैक्सिमम पिच है वो इसमें मिनिमम ऑफ कितना होगी? मिनिमम ऑफ कोर डाया बाई 6 एंड 75 mm, ठीक है। और मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए? मिनिमम ऑफ 3.5 एंड 3.5 एंड 25 mm में जो भी मिनिमम होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। हर जगह मैक्सिमम था, इसमें पिच में मिनिमम होगा, ठीक है। पिच में मिनिमम है और डाया में मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बात ध्यान रखना। अब एक नोट है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पाइरल कॉलम इज मोर देन 5% ऑफ टाइट कॉलम, ठीक है। जो स्पाइरल कॉलम में लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू टाइट कॉलम। कितना ज़्यादा होती है? 5%, ठीक है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पाइरल कॉलम इज मोर देन 5% ऑफ टाइट कॉलम। लैप लेंथ ऑफ बार शुड नॉट बी ग्रेटर देन 36 mm ऑफ डाया ऑफ बार। जो लैप लेंथ है बार की वो 36 mm ऑफ डाया ऑफ बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ डाया ऑफ बार इज ग्रेटर देन 36 mm इट इज़ सुटेबल टू बेल्ट। अगर बार का डाया 36 mm से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बेल्डिंग करना ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बेल्डिंग करना ज़्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। लैप लेंथ इन द कॉलम इज केप्ट इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ बट इट शुड नॉट बी लेस देन 24 पाई। लैप लेंथ कॉलम में, ये बातें अपन पहले भी कर चुके हैं पर वो कॉलम का केस नहीं था। कॉलम में लैप लेंथ जो है वो डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होना चाहिए, रखते हैं, लेकिन इसको लैप लेंथ को 24 पाई से छोटा नहीं रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लैप लेंथ की, या कि जो कि डेवलपमेंट लेंथ के बराबर रखेंगे। क्या है? 5 × σ/4 τ BD, जो कि डेवलपमेंट लेंथ है, ठीक है। लैप लेंथ कंटिन्यूस कॉलम में क्या होगा? इन कंटिन्यूस कॉलम लैप लेंथ इज प्रोवाइडेड एट फ्लोर
लेवल और बीम कनेक्शन, ठीक है। कंटिन्यूस कॉलम में लैप लेंथ जो प्रोवाइड किया जाता है वो फ्लोर लेवल या कि बीम कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। मिनिमम लेंथ, मिनिमम लैप लेंथ कॉलम की बात करें तो कितना होगा? मिनिमम लैप लेंथ मेन बार्स के लिए 24/5 तक होना ही चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। डबल बार्स के लिए लैप लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 48/5। वेट अ सेकंड। डबल बार्स के लिए इट शुड नॉट बी लेस देन 48/5 एंड मेन बार्स के लिए इट शुड नॉट बी लेस देन 24/5, ठीक है। अब बात करते हैं लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, आर मिनिमम अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए, ठीक है। आई मिनिमम क्या है? लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। अगर एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम लेस देन 40 है तो इसका मतलब शॉर्ट कॉलम है, एंड एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम ग्रेटर देन 40 है तो लॉन्ग कॉलम है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। ये क्या है एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम? ये है, ये होता है स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। इफ स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 40 तो शॉर्ट कॉलम, स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 40 तो लॉन्ग कॉलम, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ, ठीक है। मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ जब व्हेन लेटरली रिस्ट्रेंड एंड्स होगी तब जो एल नॉट है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 बी एंड, एक सेकेंड, मतलब कि जब एंड्स जो होंगे वो रिस्ट्रेंड होंगे, एंड्स आर रिस्ट्रेंड, तब जो एल नॉट होगा इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 बी, और जब एंड्स रेस्ट्रेंड नहीं होंगे तो तब इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 बी स्क्वायर बाई डी, ठीक है। when ends are not restrained तो then it should not be greater than 100 b square by d, ठीक है। ये ध्यान रखना है। when one end of the column is unrestrained, अगर एक एंड कॉलम का अनरिस्ट्रेंड है तब जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 बी स्क्वायर बाई डी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, तो एल नॉट क्या है? अनसपोर्टेड लेंथ है। बी है लीस्ट लेटरल डायमेंशन। डी है डेप्थ ऑफ कॉलम सेक्शन, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। For each span, column strips shall be designed to resist 60% of the total positive movement in the panel, ठीक है। हर स्पैन के लिए, फॉर ईच स्पैन ऑफ द कॉलम स्ट्रिप, हर स्पैन के लिए कॉलम स्ट्रिप को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए ताकि वो 60% ऑफ टोटल पॉजिटिव मूवमेंट को रजिस्ट कर सके, ठीक है। फॉर पर्पज ऑफ डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग ए फ्लेक्सिबल बेस एंड लीनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम्ड, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइन ऑफ अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग को डिज़ाइन करने के लिए एक फ्लेक्सिबल बेस एंड अ लीनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को अज्यूम किया जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल बेस एंड अ लीनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम्ड, ओके। अब टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं विच इज़ रिलेटेड टू कॉलम, ठीक है। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कॉलम, सबसे पहले एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन बोथ एंड ऑफ कॉलम इज नोन एज एक्चुअल लेंथ। दोनों एंड, एक्चुअल लेंथ जो होता है दोनों एंड, जैसे कॉलम है ना, ये कॉलम है तो ये जो एक्चुअल लेंथ है ये होती है एक्चुअल लेंथ, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? जब एंड्स लग जाते हैं उसके बाद कितनी लेंथ बचती है वो होगा इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। किसके किसके बीच की डिस्टेंस है? पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट या कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर्स के बीच की डिस्टेंस है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। जैसे ये है, जैसे एक केस लेते हैं, जैसे अगर ऐसा कॉलम है कि दोनों दोनों एंड से सीधी लाइन आ जा, दोनों एंड से फिक्स्ड है, ठीक है। तो जो ये लाइन है इतना लेंथ है एक्चुअल लेंथ, ये है एक्चुअल लेंथ, ठीक है। और जो इसका शेप बनेगा, डिफ्लेक्ट शेप ऐसे बनेगा ना, तो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये है इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड कंडीशन, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ जो कॉलम की होती है वो एंड कंडीशन पर डिपेंड करती है। अब देखते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम फॉर डिफरेंट एंड कंडीशन, ठीक है। एंड कंडीशन ऑफ कॉलम, अगर बोथ एंड फिक्स्ड हैं तो एल इफेक्टिव क्या होगा? 0.65 टाइम्स ऑफ एल, ठीक है। बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, गलत बना है, ये ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। 0.65 टाइम्स ऑफ एल। अगर एक एंड फिक्स है दूसरा हिंज्ड है तब 0.8 टाइम्स ऑफ एल, ठीक है। एक फिक्स है दूसरा, ये ऐसा होगा, नो नो, एक सेकेंड, इसका जो बनेगा डायग्राम वो कैसा बनेगा? ऐसे, ठीक है। एक एंड फिक्स्ड है दूसरा हिंज्ड है, जब दोनों एंड हिंज है तो एल इफेक्टिव, जब दोनों एंड हिंज है, गलत, वेट अ सेकेंड, यस, ये जब दोनों एंड हिंज है तब ये डायग्राम ऐसा बनेगा एंड एल इफेक्टिव एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
एक सेकंड थोड़ा रफ कर लूँ। ओके, जब एक इनफिक्स्ड है और अदर फ्री है, एक इनफिक्स्ड है दूसरा फ्री है, तो एल इफेक्टिव 2 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कवर की। कवर जो देंगे अपन वो कितना देंगे, मैक्सिमम ऑफ डाई ऑफ मेन बार एंड 40 mm में जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, व्हेन कॉलम साइज इज लेस देन 200 mm एंड डाई ऑफ बार इज लेस देन 12 mm, तब कितना देंगे, 25 mm। ठीक है, जब कब जब कॉलम का साइज 200 mm से छोटा हो और बार का डाया 12 mm से छोटा हो, तब अपन देंगे 25 mm। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, दोनों। फायर और वाटर अटैच स्ट्रक्चर में 50 mm देंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ कवर के लिए ध्यान रखनी है। वैसे देंगे 40 mm या कि फाइव फाइव मेन डाई ऑफ मेन बार या कि 40 mm, इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो देंगे। अगर कॉलम की साइज़ 200 mm से छोटा है और डाई ऑफ बार 12 mm से छोटा है, तब 25 mm कवर प्रोवाइड करेंगे। फायर और वाटर अटैच स्ट्रक्चर के केस में कवर 50 mm प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम की। एक सेकेंड। ओके, axially loaded short column. A reinforced concrete column is subjected to an axial load when the line of resultant thrust of the load supported by the column coincident with the line of center of gravity of the column in longitudinal direction is known as axially loaded column, axially loaded short column। ठीक है, एक reinforcement concrete column में जब एक एक्सियल लोड लगता है, when the line of resultant thrust, जो resultant thrust की जो इमेजनरी लाइन होती है, वो लाइन ऑफ रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑफ लोड सपोर्टेड बाय द कॉलम किससे कोइंसिडेंट हो, लाइन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कॉलम से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम। सीधी सी बात है कि जब एक्सियली लोड लगे शॉर्ट कॉलम में, तो उसकी बात हो रही है एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम की। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रेंथ शॉर्ट कॉलम की। इलास्टिक थ्योरी से देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम कितनी निकल के आएगी, पी इज इक्वल टू सिग्मा सी सी ए सी प्लस एम सिग्मा सी सी इंटू ए एस सी। ठीक है, या कि पी इज इक्वल टू सिग्मा सी सी ए सी प्लस एम इंटू ए एस सी। सिग्मा एस सी क्या है, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, जिसको एम मॉडुलर टाइम्स ऑफ सिग्मा सी सी हो जाएगा। तो एम क्या है, सिग्मा सी सी अपॉन सिग्मा एस सी होता है, एम है मॉडुलर रेशियो। ठीक है, सिग्मा सी सी क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट, सिग्मा एस सी स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, ए सी है नेट एरिया ऑफ कंक्रीट सेक्शन विच इज ए माइनस ए एस सी क्या है, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, तो ए सी है नेट एरिया ऑफ कंक्रीट सेक्शन विच इज टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील, ए एस सी है एरिया ऑफ स्टील। अब बात करते हैं लोड फैक्टर मेथड ऑफ बी आई एस, लोड फैक्टर ऑफ बी आई एस मेथड। ठीक है, ये है दूसरा मेथड स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्ट कॉलम निकालने का। ठीक है, लोड फैक्टर मेथड ऑफ बी आई एस मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम इसमें कैसे निकलेगा, सिग्मा सी सी ए सी प्लस सिग्मा एस सी इंटू ए एस सी। ठीक है, हेलिकल रीइंफोर्समेंट है अगर, तो इसी को 5% बढ़ा देंगे। ठीक है, इन केस ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट इंक्रीज इट बाय 5%। ठीक है, तो 1.05 ए सी सिग्मा सी सी प्लस ए एस सी इंटू सिग्मा एस। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सियली लोडेड लॉन्ग कॉलम की। अभी बात कर रहे थे एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम की, अब बात करते हैं एक्सियली लोडेड लॉन्ग कॉलम की। लॉन्ग कॉलम और स्लेंडर कॉलम बकल्स मोर इजीली, हेंस इट हैज़ लेस स्ट्रेंथ देन शॉर्ट कॉलम फॉर द सेम सेक्शनल एरिया। ठीक है, लॉन्ग कॉलम या कि स्लेंडर कॉलम जो होता है इजीली बकल हो जाता है, इसकी वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ होती है शॉर्ट कॉलम के कंपैरिजन में कम होती है अगर सेम सेक्शनल एरिया है तो। ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन फैक्टर की। रिडक्शन फैक्टर 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48B। ये रिडक्शन फैक्टर कब होगा, जब स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर इक्वल टू 12 है। ठीक है, अगर स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर इक्वल टू अगर स्लेंडरनेस रेशियो 40 से ज़्यादा है तब रिडक्शन फैक्टर कितना होगा, 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 160 इंटू आर मिनिमम। ठीक है, बी क्या है, लीस्ट लेटर डायमेंशन ऑफ कॉलम, आर मिनिमम लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग रिडक्शन फैक्टर है। अगर स्लेंडरनेस रेशियो अपन ग्रेटर इक्वल टू 12 लेते हैं तब जो रिडक्शन फैक्टर होगा वो होगा 1.25 एल इफेक्टिव अपन 48 टाइम्स ऑफ बी, एंड स्लेंडरनेस रेशियो अपन ग्रेटर इक्वल टू स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 40 लेते हैं तब जो रिडक्शन फैक्टर होगा 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 160 आर मिनिमम होगा। ठीक है, जो रिडक्शन फैक्टर होगा हमेशा 1 से छोटा होगा, सी आर इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम की। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, जो ऊपर फार्मूलाज थे उसी में रिडक्शन फैक्टर ऐड कर देना है। फॉर टाइट कॉलम सी आर इंटू सिग्मा सी सी इंटू ए सी प्लस सिग्मा एस सी ए सी। स्पायरल और हेलिकल रीइंफोर्समेंट में 5% जस्ट बढ़ाए थे जितना टाइट में था। ठीक है,
टाइट कॉलम में जितना था उससे 5% बढ़ाया था स्पाइरल और हेलिकल रीइंफोर्समेंट, और यहाँ पे लॉन्ग कॉलम के लिए रिडक्शन फैक्टर ऐड कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग कॉलम 0.4 एफ सी के ए एस सी प्लस 0.67 एफ बाई ए एस सी इंटू रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। मिनिमम साइज ऑफ आर सी सी कॉलम शुड बी कैप 200 mm फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए जो मिनिमम साइज ऑफ आर सी सी कॉलम रखेंगे वो 200 mm तक रखेंगे, ठीक है। ये था कॉलम की बातें। अब बात करते हैं फुटिंग की, ठीक है। ये स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग कॉलम अपने को याद रखना है, ठीक है। 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ बाई ए एस सी इंटू सी आर, ठीक है। अब बात करते हैं फुटिंग की। द पोर्शन ऑफ फाउंडेशन विच ट्रांसफर द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर टू द सॉइल एंड इट रिमेन्स कॉन्टैक्ट विद द सॉइल इज कॉल्ड फुटिंग। फाउंडेशन का वो पोर्शन जो कि स्ट्रक्चर के लोड को सॉइल में पहुंचाता है और सॉइल के कांटेक्ट में बना रहता है, उसको बोलते हैं फुटिंग, ठीक है। रिइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग इज रिकमेंडेड वेयर बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लेस। जहाँ पे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है वहाँ पे रिइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। मिनिमम कवर फॉर फुटिंग 50 mm। फुटिंग का मिनिमम कवर कितना देंगे? 50 mm मिनिमम कवर देंगे फुटिंग के लिए, ठीक है। इफ आरसीसी फुटिंग इज नॉट एक्सटेंडेड इन द प्लॉट ऑफ द नेबरिंग हाउस देन स्ट्रैप फुटिंग इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। अगर आरसीसी फुटिंग को नहीं एक्सटेंड कर सकते अपन नेबरिंग हाउस के प्लॉट में, ठीक है, तब स्ट्रैप फुटिंग अपन प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग की। Isolated footing are the most commonly used footing for reinforced cement concrete column because it is simple and most economical method। Isolated footing बहुत ही commonly used footing है reinforced concrete column के लिए, क्योंकि ये सिंपल है और इकोनॉमिकल है, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा रफ कर लिया जाए। ओके। एन आइसोलेटेड फुटिंग इज यूज टू सपोर्ट सिंगल कॉलम। आइसोलेटेड फुटिंग का यूज़ किया जाता है सिंगल कॉलम को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फुटिंग यूज व्हेन कॉलम आर नॉट क्लोजली स्पेस्ड। कॉलम क्लोजली स्पेस नहीं है। लोड ऑन फुटिंग्स आर लेस। फुटिंग में लोड कम लग रहा हो, ठीक है। द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज जनरली हाई। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हाई है, ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ देयर इज नो फुटिंग इज प्रोवाइडेड टू द बॉल एंड if there is no footing is to be provided to the ball, the width of foundation should be equal to 3 times the thickness of ball, ठीक है। अगर जो width of foundation है वो इक्वल है 3 times थिकनेस ऑफ बॉल के, ठीक है, तब कोई फुटिंग प्रोवाइड ना करें तो चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिइंफोर्सिंग डिटेल्स की ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। रिइंफोर्समेंट डिटेल्स ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो है वो 0.12% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम डायामीटर जो है वो 10 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, आइसोलेटेड फुटिंग में, तो ध्यान रखना है। स्पेसिंग की बात करें तो वही 3D एंड 300 mm से स्पेसिंग कम नहीं होनी चाहिए। इसमें शुड नॉट बी लेस देन, है कि मतलब स्पेसिंग इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 3D एंड 300 mm। मिनिमम ऑफ 3D एंड 300 mm, इनमें से जो भी मिनिमम होगा उससे स्पेसिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं डॉवेल रीइंफोर्समेंट की। डॉबल्स आर कॉमनली यूज्ड एज इंटरफेस रीइंफोर्समेंट बिटवीन कॉलम एंड फुटिंग। डॉबल्स को कॉमनली यूज़ किया जाता है एज अ इंटरफेस रीइंफोर्समेंट कॉलम और फुटिंग के बीच में, ठीक है। इट इज़ सेट इन द फुटिंग प्रायर टू कास्टिंग द फुटिंग कंक्रीट। ये फुटिंग कंक्रीट को कास्ट करने से पहले फुटिंग में सेट कर दिया जाता है डॉबल को, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली स्प्लाइस टू द लॉन्गिट्यूडनल बार इन द कॉलम, ठीक है। और सब उसी के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ कॉलम में स्प्लाइस कर दिया जाता है, ठीक है। डबल बार इन आरसीसी फुटिंग एक्सटेंडेड इनटू द कॉलम एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ। आरसीसी फुटिंग में डबल बार को डेवलपमेंट लेंथ तक की डिस्टेंस तक एक्सटेंड किया जाता है। दिस लेंथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट बॉन्ड, ठीक है। ये लेंथ जो है डेवलपमेंट बॉन्ड का एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। ये है डबल बार्स, ये है कॉलम लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ठीक है। ये है फुटिंग बार्स, ठीक है। तो ये डबल बार्स को डेवलपमेंट लेंथ तक के एक्सटेंड कर दिया जाता है और इसी को डेवलपमेंट बॉन्ड का भी एक एग्जांपल है, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं डबल बार्स के बारे में, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। डबल बार आर यूज टू ट्रांसफर द लोड ऑफ कॉलम टू द फुटिंग। डबल बार का यूज़ किया जाता है लोड को ट्रांसफर करने के लिए, कॉलम से फुटिंग में लोड को ट्रांसफर करने के लिए। लैप ऑफ डबल बार शुड नॉट बी लेस देन 48.5। जो डबल बार्स का लैप है वो 48.5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लैप ऑफ डबल बार शुड नॉट बी लेस देन
48.5। मिनिमम नंबर ऑफ डबल बार 4 दे सकते हैं अपन, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डबल बार्स, 4 डबल बार्स तो देने ही देने हैं, ठीक है। मिनिमम एरिया 0.5% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सपोर्टेड कॉलम, जो डबल बार की मिनिमम एरिया है 0.5% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सपोर्टेड कॉलम। डाया ऑफ डबल बार, जो डबल बार का डाया है वो डाया ऑफ कॉलम बार प्लस 3 mm से छोटा होना चाहिए। डाया ऑफ कॉलम बार प्लस 3 mm, जितना भी कॉलम बार का डाया है और उसके उसमें 3 mm जोड़ें, उससे छोटा आना चाहिए डाया ऑफ डबल बार, ठीक है। एंड मिनिमम एरिया कितनी, 0.5% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सपोर्टेड कॉलम होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ डबल बार 4 देना ही चाहिए, ठीक है, 4 देना ही है मिनिमम नंबर ऑफ डबल बार्स। और लैप लेंथ होगी, जो लैप है डबल बार का वो 48.5 से कम नहीं होना चाहिए। डबल बार का यूज़ किया जाता है लोड ट्रांसफर के लिए कॉलम टू फुटिंग में, ठीक है। कॉलम से फुटिंग में लोड के ट्रांसफर करने के लिए डबल बार का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है। सबसे पहले डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैसे निकलेगा, डी इक्वल टू पी बाई गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। डी क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, पी है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, गामा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, एंड फाई है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे डायमेंशन ऑफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। आइसोलेटेड फुटिंग की डायमेंशन है ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की, डी है पी बाई गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। पी है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, गामा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, फाई है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट कैसे निकालेंगे। ए इक्वल टू पी बाई डब्ल्यू अपॉन पी, या कि अप्रॉक्स में लिख देंगे ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी। डब्ल्यू क्या है टोटल, पी प्लस डब्ल्यू, ठीक है, वेयर डब्ल्यू क्या है सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, ठीक है। यह है एरिया ऑफ फाउंडेशन आइसोलेटेड फुटिंग का। अब बात करते हैं थिकनेस ऑफ ब्लॉक फुटिंग की। थिकनेस ऑफ ब्लॉक फुटिंग इज डिपेंड ऑन बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर। ब्लॉक फुटिंग की थिकनेस जो है वो डिपेंड करती है बेंडिंग मूवमेंट और शियर पे, ठीक है। एज पर IS 456/1978 मिनिमम थिकनेस ऑफ फुटिंग ऑन प्लाईज एट इट्स एज 150 mm, ठीक है। फेलियर ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग की बात करें तो फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। फाउंडेशन के कुछ नीचे दिए गए हैं कुछ तरह के फेलियर। सबसे पहले पंचिंग या कि टू वे शियर फेलियर। पंचिंग शियर फेलियर को भी टू वे शियर फेलियर बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायगोनल टेंशन फेलियर, इसी को डायगोनल टेंशन फेलियर भी बोलते हैं, ठीक है। डायगोनल टेंशन फेलियर ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन फेल्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंक्लाइंड क्रैक्स अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द कॉलम। इसमें जो फाउंडेशन फेल होता है वो पेरीमीटर जो होता है कॉलम का उसके अराउंड इंक्लाइंड क्रैक्स बनने लगते हैं, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। फेस ऑफ कॉलम से d/2 डिस्टेंस पे रखना है सेक्शन, ठीक है। एग्जांपल सेक्शन 2:2, ये पंचिंग या शियर फेलियर का एग्जांपल है। दूसरा सेक्शन ये वाला, ये है एग्जांपल दिस वन, ठीक है, 2:2। ये पंचिंग या कि टू वे शियर फेलियर या कि इसी को डायगोनल टेंशन फेलियर ऑफ फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है वन वे शियर फेलियर। वन वे शियर फेलियर कहाँ पे होता है, क्रिटिकल सेक्शन जो होता है वन वे शियर फेलियर के डिस्टेंस d फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। फेस ऑफ द कॉलम से d डिस्टेंस पे, इसका क्या है सेक्शन 1:1, दिस वन सेक्शन 1:1। फेस ऑफ द कॉलम से d डिस्टेंस दूरी पे, ठीक है। फेस ऑफ द कॉलम क्या है, ये है फेस ऑफ द कॉलम, यहाँ से ये डिस्टेंस है d, ठीक है। ये वन वे शियर फेलियर, ये है d/2 टू वे शियर फेलियर, ठीक है। ये है फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। रफ कर दूँ, ठीक है, ये है d/2। फिर आता है फ्लेक्सर फेलियर या कि वर्टिकल शियर या कि बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन। फ्लेक्सर फेलियर या कि फेलियर की बात कर रहे हैं तो फ्लेक्सर फेलियर एंड वर्टिकल शियर फेलियर, ठीक है। इसका क्रिटिकल सेक्शन फेज ऑफ द कॉलम में होता है, सेक्शन 3:3, ठीक है। फेज ऑफ द कॉलम अपन ने देखा है, दिस इज द फेज ऑफ द कॉलम, यही पे फ्लेक्सर शियर फेलियर एंड वर्टिकल शियर फेलियर होता है, ठीक है। ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ फुटिंग फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ कितना होगा, mu/bd²। mu है अल्टीमेट या कि फैक्टर्ड मूवमेंट, b है बिड्थ ऑफ फुटिंग, d है डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है। तो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ होता है mu/bd², ओके। अब बात करते हैं परमिसिबल पंचिंग शियर स्ट्रेस ऑफ फुटिंग की। परमिसिबल पंचिंग शियर स्ट्रेस कितनी होगी फुटिंग की, परमिसिबल पंचिंग शियर स्ट्रेस फॉर फुटिंग ताउ CP इक्वल टू KS 0.16 अंडर रूट FC के एंड टाउ CP, ये है WSM के केस में KS 0.25 अंडर रूट FC के, ठीक है। 0.25 अंडर रूट FC का, तो अपने को LSM वाला याद रखना है, ठीक है। KS जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ 0.5 प्लस बीटा C एंड 1, ठीक है। इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो होगा KS, ठीक है। बीटा क्या है, बीटा इज द रेशियो ऑफ शॉर्ट साइड ऑफ कॉलम बीटा C
शॉर्ट साइड ऑफ कॉलम, शॉर्ट साइड ऑफ कॉलम एंड लॉन्ग साइड ऑफ कॉलम, ठीक है। बीटा है शॉर्ट साइड अपॉन लॉन्ग साइड ऑफ कॉलम, ठीक है, बीटा सी। तो क्या फार्मूला था, फार्मूला था के एस, सॉरी क्या था, के एस इज इक्वल टू 0.5 प्लस बीटा सी शॉर्ट साइड ऑफ कॉलम अपॉन लॉन्ग साइड ऑफ कॉलम, एंड वन में जो भी मिनिमम होगा वो के एस होगा, एंड टाउ सी पी क्या निकालेंगे, पर टाउ सी पी है क्या, पंचिंग शियर स्ट्रेस है फॉर फुटिंग, के एस इंटू 0.25 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। और डब्ल्यू एस एम है 0.16, मेन अपने को एल एस एम वाला ध्यान रखना है, के एस इंटू 0.25 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। अब बात करते हैं परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस की। तो डब्ल्यू एस एम के केस में परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस होता है 0.25 टाइम्स ऑफ एफ सी के, एंड एल एस एम के केस में परमिसिबल स्ट्रेस होता है 0.4 टाइम्स ऑफ एफ सी के, ठीक है। और डब्ल्यू एस एम के केस में 0.25 टाइम्स ऑफ एफ सी के, अपने को एल एस एम वाला तो ध्यान ही होना चाहिए, 0.45 टाइम्स ऑफ एफ सी के ये होता है एल एस एम के केस में, ठीक है। ये है क्या, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ फुटिंग। अभी अपन ने देखा था परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ फुटिंग, ये है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ फुटिंग, ठीक है। अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.45 एफ सी के अंडर रूट A1 अपॉन A2, ठीक है। A1 क्या है, मैक्सिमम एरिया ऑफ सपोर्टिंग सरफेस दैट इज सिमिलर टू एंड कंसेंट्रिक विथ लोडेड एरिया। A2 क्या है, लोडेड एरिया एट द कॉलम बेस, ठीक है। A1 है मैक्सिमम एरिया ऑफ सपोर्टिंग सरफेस जो कि सिमिलर है कंसेंट्रिक विथ लोडेड एरिया। A2 है लोडेड एरिया एट द कॉलम बेस, ठीक है। मतलब जो फैक्टर है उसको अंडर रूट A1/A2 है से इंटू करो, और ये 2 से छोटा होना चाहिए, लेस और इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। According to IS 456/2000, the thickness of reinforced concrete footing on piles at its edge should not be less than 30 सेंटीमीटर, ठीक है। IS 456/2000 के अकॉर्डिंग जो थिकनेस है reinforced concrete footing की पाइल्स में एट इट्स एज वो 30 सेंटीमीटर या कि 300 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थिकनेस ऑफ reinforced concrete footing on piles at its edge should not be less than 300 mm, ठीक है। इफ फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन द सॉइल देन इट शुड नॉट बी लेस देन, अगर फुटिंग सॉइल पे रखी हुई है देन इट शुड नॉट बी लेस देन 150 mm या कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आता है वेट ऑफ फाउंडेशन इज एज्यूम टू बी 10% ऑफ टोटल सुपर इम्पोज लोड, ठीक है। वेट को कितना एज्यूम करेंगे, फाउंडेशन के वेट को अपन एज्यूम करेंगे कि 10% ऑफ, तो जितना सुपर इम्पोज लोड लगाया जाएगा उसका 10% उसका वेट होना चाहिए, ठीक है। If the width of the footing for two equal column is restricted, the shape of footing generally adopted is अगर width of footing दो इक्वल कॉलम्स की रेस्ट्रिक्टेड है, if width of footing for two equal column is restricted, तब जो फुटिंग की शेप जनरली अडॉप्ट करेंगे वो रेक्टेंगुलर शेप की फुटिंग अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग इज नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग द अपवर्ड प्रेशर ऑन फुटिंग, सेल्फ वेट फुटिंग की कंसीडर नहीं करेंगे अपवर्ड प्रेशर ऑन फुटिंग को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग इज नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग द अपवर्ड प्रेशर ऑन फुटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं डिज़ाइन स्टेप्स फुटिंग की। डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ फुटिंग, सबसे पहले कैलकुलेट सुपर इम्पोज लोड P, टोटल एरिया P प्लस 0.1 टाइम्स ऑफ P फॉर फुटिंग, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 1.1 टाइम्स ऑफ P। एरिया ऑफ फुटिंग कैसे निकालेंगे, एरिया रिक्वायर्ड टोटल लोड अपॉन सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, नेट सॉइल प्रेशर ओवर ब्लॉक P नेट कितना हो जाएगा P अपॉन टोटल है, ठीक है। फिर क्या करना है, ये डिज़ाइन स्टेप्स हैं पुटिंग के। फिर करना है बेंडिंग मूवमेंट निकालना है और इफेक्टिव डेप्थ निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट बेंडिंग मूवमेंट एंड फाइंड आउट इफेक्टिव डेप्थ, देन टोटल डेप्थ निकालना है इफेक्टिव कवर ऐड करके, ठीक है। कवर जितना है उसको ऐड करके अपन टोटल डेप्थ निकाल लेंगे। फिर स्टील रीइंफोर्समेंट निकालनी है। स्टील रीइंफोर्समेंट को किस फार्मूला से निकालनी है, ए एस टी इक्वल टू एम अपॉन मूवमेंट अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जेड, ठीक है। ए एस टी इक्वल टू एम अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जेड, ठीक है। तो ये थे डिज़ाइन स्टेप फुटिंग के, ठीक है। अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं, एक सेकेंड। एज पर IS 456/2007, ठीक है, नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो F/अपॉन FCR IS 456/2000 होगा ये, ठीक है। जो नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो होता है उसको कैसे निकालेंगे, इट इज़ द स्क्वायर रूट, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ yield stress upon critical bending compressive stress, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ yield stress एंड क्रिटिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्या है, नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो,
ठीक है। ओके। ओके, तो यहाँ पे अपना यह चैप्टर कंप्लीट होता है, कॉलम्स वाला। अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में रिटेनिंग वॉल्स की। ओके, सो थैंक यू सो मच।